नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। महाबहस में आपका स्वागत है। एक समय था जब सूबे के सियासी फलक पर नीले झंडे के नीचे एक से एक कद्दावर चेहरा चमकता था, लेकिन बीते कुछ समय से एक के बाद एक चेहरा बसपा से गायब होता चला गया और कम होते चेहरों के बीच हालात ये कि बसपा को लोकसभा चुनाव में 0 और विधानसभा चुनाव में केवल 19 सीटें मिली। अब उपचुनाव से पहले फिर सामने है चुनौती। वहीं लखनऊ में बैठक हुई और बहन जी ने बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए। ऐसे में बसपा के हाथी से धीरे धीरे हर कोई उतरता जा रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सियासी शून्य पर खड़ी बसपा में जान फूंकने के लिए मायावती ने राजधानी लखनऊ में कोऑर्डिनेटरों और प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई, जिसमें निकाय चुनाव के साथ साथ उपचुनाव की चुनौतियों पर चिंतन किया गया। हालांकि सबके साथ में बीजेपी पर करारे वार करना भी नहीं भूली बहन जी। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का दोष बीजेपी के माथे मढ़ दिया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के इतर कुछ सवाल भी शोर कर रहे हैं। क्यों एक के बाद एक बहन जी का बगलगीर नीला झंडा छोड़ रहा है? चुनाव से पहले इंद्रजीत सरोज ने चिंता बढ़ाई है। चुनौती ये है कि फूलपुर सीट पर बसपा के लिए कांटा भी बन सकते हैं इंद्रजीत सरोज। मायावती जी जिसको भी निकालती हैं सिर्फ पैसे के कारण होता है। जो पैसा वसूल के लाकर उनको नहीं देगा वो उनके मापदंडों में खरा नहीं उतरता और उसकी सारी सेवाएं समाप्त कर दी जाए। बसपा से बाहर जाने वाला या बागी होने वाला हर महावत आरोपों की ऐसी ही माला मायावती के गले में डाल कर जाता है। चुनाव से पहले मायावती के खास सिपहसालार स्वामी प्रसाद मौर्य का मोह भंग हुआ था और वहीं आर.के. चौधरी ने भी अपना चंगुल छुड़ा लिया था। इधर नसीमुद्दीन के निष्कासन के साथ ही हाथी वाली पार्टी में भगदड़ मची। इरशाद खान, एमएलसी प्रदीप सिंह, पूर्व राज्य मंत्री सलाउद्दीन, पूर्व कोषाध्यक्ष ज्ञानचंद्र और अरशद अली ने नीले झंडे से नजर फेर ली। टॉर्चर करने से लेकर 50 करोड़ रुपए मांगने तक तब नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी तमाम आरोपों की तकरीर की थी। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि जानबूझ करके पार्टी इसलिए समाप्त की जा रही है कि सुश्री मायावती जिस जगह तक पहुंच सकती थी पहुंच गई। 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी। अब मुख्यमंत्री तो छोड़ो, राज्यसभा की एमपी बनने के भी लाले। मेरी संपत्ति बेनामी बता दी कि मेरी बेनामी संपत्ति है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ कोई असेट्स की गड़बड़ी या संपत्ति, बेनामी संपत्ति या गलत संपत्ति की कोई जांच में शिकायत या कोई नहीं पाई गई, बल्कि सुश्री मायावती जी के उसमें पाई गई। इतना ही नहीं, काशीराम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बसपा की बुनियाद रखने वाले भी किनारे लग गए। काशीराम के कड़धारों में राज बहादुर, सुधीर गोयल, बरखूराम वर्मा, राम लखन वर्मा, जंग बहादुर पटेल, आर.के. पटेल और सोने लाल पटेल, राज बहादुर, राम समुज, हीरा ठाकुर और जुगल किशोर सबका पत्ता कटता चला गया। पार्टी में पाल समाज के प्रतिनिधि रमाशंकर पाल हो या एसपी सिंह बघेल या राजपूत चेहरा रहे राजवीर सिंह ने खुद ही पार्टी को अलविदा कह दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कद्दावर नेता अब्दुल मन्नान, उनके भाई अब्दुल हन्नान, राज्यसभा सदस्य रहे नरेंद्र कश्यप हो या फिर एमएलए रामपाल यादव, सब पार्टी से बाहर कर दिए गए। और तो और गेस्ट हाउस हमले के समय मायावती का साथ देने वाले कैप्टन सिकंदर रिजवी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि अकेले हाथी के महावत भागे हैं। सपाई कुनबे से भी एक के बाद एक सिपाही साइकिल की सवारी छोड़ रहा है। बुक्कल नवाब और यशवंत सिंह के बाद अब सरोजनी अग्रवाल भी सफाई नहीं रही। बहरहाल बसपा में काशीराम के साथियों में से अब सिर्फ सुखदेव राजभरी पार्टी में बचे हैं। वहीं बहन जी के करीबियों में सतीश चंद्र मिश्रा। इसीलिए सवाल है कि माया के महावत क्यों छोड़ रहे हैं हाथी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि माया के महावत क्यों छोड़ रहे हैं हाथी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता है बीजेपी के, वो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता है, नमस्कार। जगदेव सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है और बीएसपी के नेता उमेश सिंह
और पूर्व मंत्री है बीएसपी से के गौतम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, आपके पास आऊंगा सबसे पहले और समझना चाहेंगे आखिर ये बीएसपी में जो चल रहा है, लगातार पतन हो रहा है, हाथी की हवा निकल रही है, हाथी से लोग उतरते जा रहे हैं और दूसरे दलों पर सवार होते जा रहे हैं, क्या हो रहा है बीएसपी में? अनुपम, देखिए, कांशीराम जी ने जब DS4 और वामसेप से यात्रा करते हुए एक राजनीतिक पार्टी बनाई 84 में, तो उसके बाद उनकी कोशिश ये रही कि जो कोर एक जाति का वोट है उससे बात नहीं बनेगी, तो दलितों में भी जो तमाम जातियां हैं उनके प्रतिनिधि चेहरे आए इसमें, और पिछड़ों में भी जो नॉन यादव पिछड़े हैं उनके कुछ प्रतिनिधि बसपा में आए। तो उन्होंने एक बुके तैयार किया जिसमें राज बहादुर पटेल थे, बरखूराम थे और तमाम लोग थे। सोनेलाल पटेल भी कुछ समय रहे, RK पटेल, राम लखन वर्मा, ये राकेश त्रिपाठी जी की पार्टी में है, मंत्री हैं, SP सिंह बघेल वो भी थे, नसीमुद्दीन, स्वामी मौर्य। ये उन्होंने एक इंद्रधनुष इसलिए बनाया था कि जातियों का समुच्चय रहे, और उसका परिणाम भी आया। नसीमुद्दीन से पहले भी एक मुस्लिम चेहरा थे बसपा के, कम लोगों को शायद याद होगा, डॉक्टर मसूद। मुलायम सिंह की और बसपा की जब साझा सरकार थी तो अंधेरे में, रात में, आधी रात में वो मंत्री थे मसूद, उनका सामान घर से बाहर फेंकवा दिया। ये जो लगातार क्षरण होता रहा, लोग जाते रहे, लोग जाते रहे, आवक रही नहीं, जाने वालों का रास्ता और चौड़ा होता गया। जाने वाले हाईवे पर, आने वाले दिख नहीं रहे। और सबसे कठिन स्थिति ये, हालांकि ये ठीक, आज ये मौसम है आया राम गया राम का, मैं समझता हूं। सरोजिनी अग्रवाल जी कल उन्होंने एक ट्वीट किया था कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पे 9 अगस्त से देश बदलो, देश बचाओ, देश बनाओ अभियान का प्रचंड शुभारंभ होगा। आज उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह चूंकि नहीं है पार्टी में, यानी कल तक थे शायद मुलायम सिंह जी पार्टी में, तो इसलिए अब हम भाजपा में जा रहे हैं। ये मौसम है, मैं समझता हूं, लेकिन बसपा में ये ट्रेंड है, आज का नहीं, लगातार जितने भी उसके फाउंडर मेंबर्स थे या जितने भी जातियों के बड़े चेहरे थे विभिन्न वर्गों के समाज के, वो आज सब लोग बहन जी का आंगन छोड़ गए। कारण अलग अलग कुछ भी रहे हो, लेकिन सब लोग छोड़ गए। तब चिंतन करने की जरूरत होगी, और वो भी तब जब आप 10 साल सत्ता से बाहर हो, लोकसभा में आपका प्रदर्शन इतना निराशाजनक हो। मसला ये नहीं कि भाजपा लोगों को तोड़ ले रही है, जब भाजपा नहीं भी तोड़ रही थी तब भी बसपा इसी बीमारी की शिकार थी। मेरा तर्क ये है, उमेश सिंह जी, समाजवादी वाले मामले में ये तर्क चल जाएगा, थोड़ा बहुत बिक जाएगा कि भाई भाजपा वाले भी तोड़ रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में तो ऐसा मामला भी नहीं, फिर किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं, लगातार टूटन जारी है। जी जी जी, ये होता है। देखिए कि आपने कहा कि मौसम होता है हर चीज़ का, और ऐसी स्थितियां बनी है, लोग जुड़े भी हैं। आज कुछ लोग गए हैं तो कुछ लोग आए भी हैं, और बड़े नेता आए हैं हमारे यहाँ, जैसे मोहम्मद राशिद मसूद पूर्व सांसद जी आए, अकबर अहमद डम्पी जी आए, इलाहाबाद से अजय पासी जी का काफ़ी अच्छा वो ज्वाइन किए। इस तरह के बहुत तमाम अच्छे लोग ज्वाइन भी किए हैं। और जाने वालों के लिए तो ज़बरदस्ती तो नहीं रोका जा सकता, कहीं ना कहीं कोई कमियां तो रही हैं। जिस तरह से आप सिद्दीकी साहब के बारे में देखें, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं इतना बड़ा भंडाफोड़ करूंगा कि पूरी दुनिया हिल जाएगी, वो दुनिया हिलते हिलते वो दगा पटाखा जैसे वो फुस होके रह गया। उन्होंने बताया रात में लास्ट में ये अपना रोना रोया कि मैं जो है, मुझे मेरे जो है मुस्लिम भाइयों को उन्होंने गाली दिया, आप शब्द कहा। अरे मैं तो पूछता हूं कि अगर आपके परिवार के, आपके समाज के लोगों को अगर बहन जी ने गाली दिया है तो आपको उसी दिन छोड़ देना चाहिए था। उस दिन राजनीति बहुत अच्छी थी, बहन जी बहुत अच्छी थी। आपने जब निकाल दिए गए तब बताते हैं कि समाज को गाली दिया। नसीमुद्दीन नहीं, उमेश सिंह, मेरी बहस का केंद्र केवल नसीमुद्दीन नहीं, मेरी बहस का केंद्र मौसम भी नहीं। चौमासा 4 महीने का होता है, आपके यहाँ तो 12 मास बरसात हो रही है जाने की, इसलिए ये मसला थोड़ा अलग है, इसको उसी गंभीरता से लीजिए। मैं आऊंगा आपके पास बाद में। के गौतम साहब, आप रहे, महत्वपूर्ण बन के रहे,
बहन जी के खास भी थे। गौतम साहब, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि लंबे समय से ये मौसम बसपा में क्यों जारी है कि जो भी चेहरे बने वो छोड़ गए। मैं कार्यकर्ताओं की बात नहीं करता, भीड़ की बात नहीं करता, लेकिन जो भी चेहरे हुए, चाहे राज बहादुर हो, मसूद हो, बरखू राम हो, चाहे सोनेलाल हो, जंग बहादुर पटेल हो, आर के पटेल हो, कोई हो, रामशंकर पाल हो, क्या मसला, क्या अंदर बीमारी क्या है? कभी टेस्ट किया? बहुजन समाज पार्टी बनने के पहले मानवर श्री काशीराम साहब जी ने बामसेफ और DS4 बनाया था। 14 अक्टूबर मालूम है पूरे क्या था। बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में हिंदू धर्म छोड़ा था। परम पूज्य बाबा साहब के जाने के बाद उपरांत बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जनक मानव काशीराम साहब जी ने गौतम जी 14 सवाल पर केंद्रित होइए। बाबा साहब वाला मसला हम लोग को पता है, जनता जानती है। गौतम साहब मैं आ रहा हूं, सवाल पर केंद्रित होइए, इतिहास पर नहीं। 14 अप्रैल 1984 को मानव काशीराम साहब ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक अनुशासन है, एक पिंजरा है। इस पिंजरे में समान विचारधारा वालों को लोग रहेंगे, आज समान विचारधारा वालों को नहीं रहेंगे। मानव काशीराम साहब की बात नहीं मानी गई और ये परिणाम सामने है। जी नहीं, केवल इतनी बात है कि कुछ अंदर और भी गड़बड़ है। जी मानो। बताऊं, अरे काशीराम जी की बात नहीं मानी गई, ये जी, तो मैं बयान और हो बताना गया। चाहूंगा। मैं असली बात पूछ रहा हूं, अंदर खेल क्या है वो बताओ, जिसके चलते ये बीमारी पनपी। और ये पनपने का कारण ये है, जैसे आम चर्चा है टिकट बेचने का काम, टिकट खरीदने का काम। आप भी तो वहीं थे, आपको नहीं पता? बताना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा। मैं बताना चाह रहा हूँ। 11 जनवरी 2012 को 10:30 बजे रात फर्रुखाबाद से मैंने सुश्री बहन मायावती जी को फोन किया था कि टिकट बेचा ना जाए, टिकट खरीदा ना जाए। 11 जनवरी 2012 फर्रुखाबाद से 10:30 बजे रात मैंने बोला था, तो इन्होंने तुरंत आदेश दिया कि 12 जनवरी 2012 को तुम 11 बजे आओ, मैं सबकी क्लास लगाती हूँ। जब मैं 12 तारीख को रात में पहुँचा, 11 तारीख रात में पहुँचा, तो मुझे 7 बजे ही बुला लिया गया। और 7 बजे बुलाने के बाद 4 बार मुझे भेजा गया, अगल बगल भेजा गया और कहा गया, कमलाकांत गौतम तुम्हारे पीछे सारे नेता पड़ जाएंगे, तुम्हारा राजनीतिक नुकसान कर देंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ आज ही, अभी तुरंत मैं दिल्ली फोन करती हूँ और प्रमोद करोल राज्यसभा को कहती हूँ कि दिल्ली जाकर तेरा टिकट बनाए और तमिलनाडु जाओ, और तमिलनाडु जाकर तुम मेरा बर्थडे मनाओ। मैं तुरंत इसी दिन इनका नेता का निर्देश पालन करते हुए तमिलनाडु गया और तमिलनाडु जाने के बाद मैंने 15 तारीख को आप तमिलनाडु घुमा इस बाने। ठीक है गौतम साहब, ठीक है। मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं 12 समय कम है, जनवरी 2012 को ही मैंने इस नसूर को बताने का प्रयास किया। जी समय कम है, फिर आएंगे आपके पास। जगदेव जी, बहुजन समाज पार्टी और आपकी पार्टी दोनों भगदड़ का शिकार हैं। मसला क्या है भाई? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। सोशलिज्म आप देख लें, सेकुलरिज्म देख लें और डेमोक्रेसी देख लें, सारे विदेशों में भी अगर विपक्ष नहीं है तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। ये तो वही हो गया जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो नेपाल में हो रहा है। अपने पांव पे खड़ा होना सीखना होगा। पार्टी आ जाती है। जगदेव जी आप पुराने आदमी हैं, विपक्ष अपने पांव पर खुद भी खड़ा होना रखना भी लोकतंत्र की इकाई है। अरे भाई, सत्ता पक्ष विपक्ष को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है तो ये लोकतंत्र की हत्या है। बॉर्नविटा नहीं पिलाएगा, ये लोकतंत्र की व्यवस्था का अपमान है। नहीं, ये डेमोक्रेसी का अपमान है।
और ऐसे लोग बहुत से होते हैं ना। जो सत्ता का सुख भोगने के लिए कभी इधर कभी उधर चले जाते हैं। आया राम गया राम सब में रहता है। और आज तो बीजेपी के लोगों ने ठीक है कैंडिडेट नहीं थे, ठीक है जगदीप भाई। अनुपम, कैंडिडेट नहीं थे, सारे विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि भाई लोग है, लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत रखा जाना चाहिए। और ऐसे क्या कोई सत्ता पक्ष विपक्ष को ताकतवर दवाएं देगा? कहीं दुनिया में सुना ऐसा कि सत्ता पक्ष विपक्ष के शिशु की मालिश करे कि बेटा मजबूत हो जा? अपने पांव पे खुद खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन तोड़ने का प्रयास नहीं करते, चाहे अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, संविधान हमारे यहाँ लागू हुआ है, तोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। नहीं अमिताभ जी, जिस तरीके से ये दल अपनी अपनी बातों को कह रहे हैं, आज तक कभी देखिए जहां रुख की बात हो रही है, अब ये बीजेपी का रुख, बीजेपी ये तोड़ने की बातें कह रहे हैं कि बीजेपी तोड़ रही है। सवाल यहां पर यह है कि इनके दल के अंदर क्या हुआ है, वो भी इन पर एक सवाल बनता है समाजवादी पार्टी पर कि इनके दल के अंदर जिस तरीके के हालात पैदा हुए उसको तो ये सुधार नहीं पाए और सरकार चली गई समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में, एक के बाद एक। अब जब टूट के बीजेपी में जा रहे हैं तब इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। बीएसपी अपना कुनबा खुद नहीं संभाल पाई। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से चुनाव से पहले निकल के आए थे तभी इस बात के संकेत लग रहे थे कि बीएसपी में भी इस तरीके के हालात होंगे। ऐसे में कोई सत्ता का व्यक्ति अगर विपक्ष को मजबूत रखने की कोशिश करेगा तो फिर अपना कुनबा किस तरीके से मजबूत करेगा? ठीक बात। दीपक जी, मुझे बड़ी हैरानी होती है जब बरखूराम गए, राज बहादुर गए, मसूद का सामान फेंका गया तब भाजपा नहीं थी, इतनी मजबूत भी नहीं थी। तब क्या समस्या थी? एक और जब अभी 6 महीने पहले समाजवादी पार्टी का प्रथम परिवार संघर्ष कर रहा था अखाड़े में, तब भाजपा कहां थी उस अखाड़े में? वो तो घरेलू संघर्ष था। फिर ठीकरा बार बार भाजपा के ऊपर फोड़कर क्या दोनों क्षेत्रीय दल और उनका नेतृत्व तो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं? देखिए अमिताभ जी, मुझे लगता है कहीं न कहीं जो दल तोड़ते हैं, जब छोड़ने की बात करते हैं, जो भागते हैं, हो सकता है पार्टियों में कमियां हो, पार्टियों की नीतियों से कहीं न कहीं उनको समस्या रहती हो, लेकिन उनमें कहीं न कहीं वो स्वार्थी लोग भी होते हैं, सत्ता के पास रहना चाहते हैं, सत्ता के बिना जी नहीं सकते हैं। उनको लगता है कि दल बदल के बाद सत्ता मिल जाएगी। और इस सब के में जो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह हो रही है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने व्यापार चला रखा है खरीद फरोख्त का। अपने लोग यहां तक कहते हैं कि खुला रेट बोलते हैं, आप बताओ आपकी ख्वाहिशें क्या हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, ईडी से लेकर सीबीआई तक का डर दिखाते हैं। अभी आपने हाल में देखा इन्होंने राहुल गांधी जी पर क्या क्या इन्होंने आरोप लगाए। आज उन्होंने गुजरात में उनकी हत्या के प्रयास कराए सरकारों ने। तो जो लोग डर जाते हैं या जो लोग लालच में आ जाते हैं, अपने विषय तक रहे, बिल्कुल ठीक आकर वो दल बदल कर रहे हैं। मैं विषय पर ही हूं। आप कह रहे हो डर और लालच पैदा कर रहे बीजेपी। मुंह मांगा रेट देते हैं। वही बात रिपीट मत करिए, आपकी बात आई। बिल्कुल राकेश त्रिपाठी, रेट देते हैं। 2 बड़े आरोप लग रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पाता ये जो मोहतरमा आज गई है समाजवादी पार्टी छोड़कर, एमएलसी साहिबा, डॉक्टर साहिबा, ये कल ट्वीट कर रही थी माननीय अखिलेश भैया के समर्थन में। अब आज इनकी आत्मा बदल गई, ये मसला। और दूसरा, बसपा का मामला बिल्कुल अलहदा है। जो मैंने उदाहरण दिए कि डॉक्टर मसूद का सामान आपने खुद फेंका रात के में, भाजपा तो तब थी भी नहीं उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण। ये वो दौर था जब नारा लगता था मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। राकेश त्रिपाठी, आपकी पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं उनको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे भाई? देखिए, बेबुनियाद आरोप है। हताश और निराश विपक्ष इस प्रकार की हताशा व्यक्त करता है। मुझे लगता है कि इसके मूल कारणों पर चर्चा करना आप भी नहीं चाहते, इसलिए और दुर्गति होना तय है। जब जब नेतृत्व सिद्धांत विहीन होता है, जब जब नेतृत्व पार्टी का परिवारवाद, जातिवाद के आधार पर पुष्पित पल्लवित होता है,
जब जब नेतृत्व अहंकार से डूबता है तब तब पार्टी में विघटन होता है, टूटन होती है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में विश्वास नहीं, जोड़ने में विश्वास रखती है। हमने हमेशा जोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी अब तक गठन के बाद से आज तक कभी भी कोई वर्टिकल डिवीजन भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ है, जबकि कांग्रेस पार्टी से कई सारी अलग अलग पार्टियां बन गई, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, आपने तो राकेश त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी ने तो चुंबकीय शक्ति प्राप्त कर ली है और ऐसा चुंबक लगा दिया है पार्टी कार्यालय में कि दूसरे कार्यालय से भी सब खिंचे हुए चले आ रहे हैं। इनकी पार्टी में देखिए, सामान्य सहज स्वाभाविक बात है कि जब भी कोई नाव डूब रही होती है, जहाज डूब रहा होता है, तो जो भी उसमें सवार लोग होते हैं वो सुरक्षित भविष्य की तलाश में वो नाव छोड़ देते हैं, जहाज छोड़ देते हैं। समाजवादी पार्टी में जिस तरह का अंतर्द्वंद मचा हुआ है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिमान में डूबे हुए हैं और अपने पिता का अपमान करने से नहीं चूक रहे, अभी भी उनके अंदर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति से पीछे हटने को तैयार नहीं है। मजहबी उनका अभी जो मजहब के प्रति तुष्टीकरण का भाव है उसमें परिवर्तन नहीं आया। और आज मोदी का नशा हो गया, पार्टी के नहीं करेंगे तो समाजवादी पार्टी और दुर्दशा को प्राप्त होगी और बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से पूंजीवाद के आधार पर पूरी राजनीति को नियंत्रित करने का प्रयास किया है, बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से सिद्धांतों से किनारे है। आज भारत के लिए कोई स्थान नहीं, केवल दौलत के आधार पर विचार है। आप देख लीजिए, चाहे नसीरुद्दीन सिद्दीकी का निष्कासन हो, बाबू सिंह कुशवाहा का निष्कासन हो या आज इंद्रजीत सरोज का निष्कासन हो। ठीक है राकेश भाई, ठीक है, ठीक है जगदेव बाबू, ठीक है, आएंगे आपको। के गौतम, मैं उम्मेद सिंह को आज ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, वो पार्टी में हैं, मैं उनका धर्म संकट का सम्मान करूंगा, लेकिन अब आप तो मुक्त हो। के गौतम, ये आरोप भी मुझे बहुत समझ नहीं आता। मिठाई वाला, जो लोग हैं इस खेल में वो सब जानते हैं कहां मिठाई चलती है कहां नहीं चलती है, और सबको मिठाई की दुकान मालूम है और नाप तौल मालूम है। ये कोई नई खबर नहीं, ना इस पे मैं बहुत दिमाग लगाता हूं, ठीक ना। सब उसी रास्ते से आगे बढ़े हो, नानी के आगे ननिहाल की बातें ठीक नहीं। लेकिन मूल बात जो है, जो मैं कहना चाहता हूं, उस पर बताओ मुझे। राज बहादुर, बरखू राम, मसूद, सोनेलाल, आर.के. पटेल, जंग बहादुर, जितने नाम मैं ले रहा हूं, उस समय तो पैसे की कोई राड़ नहीं थी। जी जी जी, ना कोई हाय तौबा थी पैसे के लिए, ना पैसा चल रहा था। काशीराम खुद जिंदा थे, सक्रिय थे। मसूद का सामान तो काशीराम जी को मजबूरन फेंकवाना पड़ा, तब तो रुपया पैसा कुछ नहीं था, लफड़ा जी। तो इसका मतलब मूल वजह पैसा नहीं है, ये जो नसीमुद्दीन कह रहे हैं या सरोज कह रहे हैं। मूल वजह अभी और थोड़ी सी दूर है, उसको खोजना पड़ेगा। गौतम साहब, मानवर काशीराम जी ने जिन कार्यकर्ताओं को अपने हाथ के द्वारा पार्टी में शामिल किया, मानवर काशीराम साहब की मैनिफेस्टो जो माना, और जिस बहुजन समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के पीछे जनाधार है, तो सुश्री बहन मावती जी उसको पसंद नहीं करती हैं, नंबर 1। नंबर 2, मानवर काशीराम साहब के बताए गए रास्ते पर चलने वाले, मानवर काशीराम साहब के कहे गए चलने वाले और मानवर काशीराम साहब के लिखे गए आंचल पर उतरने वाले सुश्री बहन मावती जी की पसंद नहीं है। मानवर काशीराम साहब का जन्मदिन 15 मार्च 2017 को बनाना था, लेकिन सुश्री बहन मावती जी इसी दिन 10 बजे मीटिंग रख लिया, ये मानवर काशीराम साहब का अपमान करने के लिए। तो मानवर काशीराम साहब के जब 9:30 पर मैं गया, तो मानवर काशीराम साहब के जन्मदिन केवल 80 लोग थे। इसी दिन मानवर काशीराम साहब चौड़े में मैं अपना मस्तक रखा, कहा कि मानवर काशीराम साहब, मैं 36 साल का वर्कर हूं, मैं आज वचन देता हूं कि मानवर काशीराम साहब की आपकी बनाई गई पार्टी को ध्वस्त करने वाले लोगों को मैं ध्वस्त करूंगा। इसीलिए मैं बहुजन उत्थान पार्टी का बनाकर मानवर काशीराम साहब के बहुजन समाज पार्टी सुश्री बहन मावती जी के विकल्प रूप में बहुजन उत्थान पार्टी बनाकर मैं इनको जवाब दूंगा। ये दुख की बात है कि मानवर काशीराम साहब ने जिन कार्यकर्ताओं को बनाया, जिन कार्यकर्ताओं को बनाया, जिनका उद्देश्य बनाया, इनको अपमान किया है। उम्मेद सिंह, एक चीज जरूर है, पहले तो मैं ये बता दूं के गौतम साहब को भी और उम्मेद सिंह आपको भी, काशीराम जी से मेरा 2 दशकों का अच्छा संपर्क रहा, अच्छा संवाद रहा एक पत्रकार के नाते। जी 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 जी। मायावती जी से मेरा संपर्क और संबंध
संवाद रहा एक पत्रकार के नाते, इसलिए किस्से कहानी में मत जाइए। मुझे एक एक किस्सा पता है। मुझे पता है जब बाबू सिंह कुशवाहा आए थे पार्टी कार्यालय में तो किस अवस्था में थे। ये हमको ना समझाओ गौतम, हम पूरा सिजरा जानते हैं। जी जी जी, पूरी वंशावली, वो मसला नहीं। उमेश सिंह, मैं तो बहुजन समाज पार्टी इन तमाम निगेटिव खबरों, ठीक है उमेश सिंह, मैं तो 36 साल, ठीक है सुनो भाई गौतम साहब, 36 साल का वर्कर उमेश सिंह, इन तमाम निगेटिव खबरों के बीच में एक बात जरूर है, बसपा में जितने भी लोग बसपा से अलग गए, वो किस कारण से गए वो छोड़ दीजिए, गलती किसकी थी, लेकिन जितने भी लोग गए अलग, उन्होंने बहुत कुछ ने पार्टियां बनाई, कुछ ने खाली कुछ अपना करने की कोशिश की, फ्रीलांसिंग, लेकिन पनपा नहीं कोई। एक ये भी मसला है। जी बिल्कुल करेक्ट। जी देखिए, मैं अग्निहोत्री साहब, ये बिल्कुल सही आपने कहा। एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए जाने के बाद जब तक लोग रहते हैं उस पर जो है वो जो है पूरी तरह से तमादि देवा पुरुषा पुराणम करते हैं, और जाने के बाद या निकाल दिए जाने के बाद सारे लोगों की सारी कमियां दिखाई देने लगती है। एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा अग्निहोत्री साहब कि आपकी कंपनी हो या कोई और कंपनी हो या कोई बिजनेस हो या पार्टी हो, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे अच्छे लोगों को कोई ना चाहता हो। हर पार्टी अच्छे लोगों को, हर पार्टी चाहती है कि हमारे यहाँ मजबूत और अच्छे लोग रहें। अब कहीं पे जो कमियां होती हैं, कुछ तो रहा है जो इंटरनल हम नहीं कह सकते हैं। भाई मैं सिंह को बताना चाहूंगा कि मैं जब पार्टी छोड़ा था तो बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश का प्रभारी था। नहीं ठीक है, अच्छा बिहार प्रदेश का प्रभारी निश्चित है, आप प्रभारी भी बनाए गए थे, पार्टी नहीं बनाया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनाया, आपको वित्त मंत्री भी बनाई पार्टी ने बनाया। अच्छा है कि आप वित्त मंत्री से ज्यादा आप मुख्यमंत्री बन जाएं, बहुत अच्छा है। वो जवाब दें बसपा को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जवाब दें कि मैंने देखिए आज ये करके दिखा दिया, वो करके दिखाएं, ये अच्छा होता है। सामने प्रत्यक्ष आए और पब्लिक देखे। राकेश त्रिपाठी, उससे ज्यादा लोग, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और बसपा, दो पार्टियां ऐसी नजर आती हैं मुझे, इनसे जो भी अलग गया या तो उसको पुनः मुश्को भव होना पड़ा, शरणागत, अन्यथा उसका राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया। यह साम्यता तो है भाजपा और बसपा में राकेश त्रिपाठी, निश्चित तौर पे। लेकिन एक अंतर है, मूलभूत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का आंतरिक लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह कोई जमीन से उठा हुआ कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जैसे पद तक पहुंच जाता है, ऐसा आंतरिक लोकतंत्र किसी और राजनीतिक दल में नहीं है। वो एक वंशवाद के आधार पर चलने वाले दल हैं या किसी व्यक्ति की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे चलने वाले दल हैं। जैसे मायावती जी की पार्टी कंपनी की तरह से एक गिरोह के सरगना के तौर पर वो काम कर रही है। सरगना के खिलाफ जो भी बोलता है सरकार उसको अपने गिरोह से बाहर निकाल देता है। भारतीय जनता पार्टी में इतना आंतरिक लोकतंत्र है कि एक व्यक्ति अपनी बात को कह सकता है। जब प्रेस रिलीज नहीं होता तो पार्टियां वो टूटन की तरह बढ़ती है, पार्टियों में लोग अलग निकलते हैं। आज ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और अन्य तमाम राजनीतिक दलों में, जहां ना कोई आंतरिक लोकतंत्र है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई मूल्य है, ना किसी तरह के संगठन में कहना चाहूंगा कि बीजेपी के नेताओं ने प्रमोद बाबा साहब की मूर्ति हजरतगंज के चौराहे पर जो लगी है, इसको अंधेला कर रखा है। संविधान निर्माता परमपूज्य बाबा साहब की मूर्ति हजरतगंज में जो लगी है, इसको अंधेला कर रखा है। इसी के बगल में लगी हुई मूर्ति। अनुपम, ब्रेक पे जाने से पहले एक बात जरूर करूंगा, संविधान निर्माता परमपूज्य बाबा बसपा यानी मायावती जी के भाग्य में, उनकी जन्मपत्री में बाकी क्या है भगवान जाने, लेकिन इतना योग तो है कि अभी तक का जो इतिहास है वो ये कि बसपा से जो भी क्षत्रप अलग हुए वो राजनैतिक शून्यता में पहुंच गए या वापस बसपा में आना पड़ा। अब कसौटी पर हैं दो बड़े लोग, स्वामी मौर्य जो मंत्री हैं राकेश जी के यहां, वो कब तक चले कहां तक चले वो देखना होगा, और नसीमुद्दीन। अनुपम, ये तो है ना बसपा का अभी तक मुझे लग रहा है टोटका। बिल्कुल, अभी तक जितने भी चेहरे बसपा से उतरे हैं उनको देख करके तो अमिताभ जी यही लगता है। और जाहिर तौर पर मायावती की भी स्ट्रेटेजी किस तरीके की रहेगी, क्योंकि विधानसभा में जिस तरीके के हालात हुए हैं, उससे पहले लोकसभा में जिस तरीके के हालात हुए हैं और जिस तरीके की स्थितियां आने वाले वक्त में रहने वाली हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे जो कुनबा है वो दरक रहा है, लोग उतर रहे हैं आती से, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
स्वागत है। ब्रेक के बाद महाबहस लगातार जारी है। बीएसपी के मसले पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, सबसे पहले मैं यहां पर 2-3 बातों को बताना चाहूंगा और आपसे चाहूंगा, क्योंकि जाहिर तौर पर काशीराम की राजनीति और मायावती की राजनीति को आपने बड़े करीब से देखा है। क्रिकेट टीम में अगर कप्तान डटा रहे और बाकी खिलाड़ी धीरे धीरे आउट होते रहे तो कप्तान अंत में कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे में काशीराम की राजनीति और मायावती की राजनीति को आप इनमें दोनों की राजनीति को किस नजरिए से देखते हैं, ये मैं समझना चाहूंगा। साथ ही साथ ये कि 2012 में जो बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग थी वो इन्हीं तमाम लोगों के बलबूते थी जो अब साथ छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले वक्त में मायावती के लिए क्या है? अनुपम, मुझे लगता है बसपा के साथ जब तक ये टोटका चला कि जो उससे अलग हुआ वो पनपा नहीं, तब तक की स्थिति और आज की स्थिति में एक मौलिक अंतर है। ब्रेक से पहले मैंने टोटका बताया, ब्रेक के बाद उस मौलिक अंतर को भी बता दें। वो मौलिक अंतर ये कि तब बसपा चढ़ान पर थी, हर चुनाव में पिछले चुनाव से बेहतर कर रही थी। जब बसपा ने पहली बार चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में, तो उसके बाद से उसका ट्रेंड ये रहा कि हर नए चुनाव में पिछले से बेहतर, चाहे सीटों की संख्या में चाहे वोट की संख्या में, परसेंटेज ऑफ वोट्स। अब बसपा के साथ जब लोग छोड़कर जा रहे हैं तो वो उम्र है बसपा की ढलान की। यानी युवा अवस्था में आप बहुत सारे विपरीत परिस्थितियों को झेल सकते हैं, लेकिन जब वृद्ध हो जाएं और शरीर अशक्त हो जाए तो 3 दिन का बुखार भी 30 दिन संकट का कारण होता है। उमेश सिंह जी, इस बात को समझना होगा। जी 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 जी। और अभी तो सरोज गए, रामवीर जी भी इस खबरों में हैं, उपाध्याय जी, ये सब मसले हैं। खैर, जगदेव जी, मैं नहीं समझ पाया, मेरा लड़का फेल हो जाए 8वें में और मैं पड़ोसी को दोष दूं। अपना घर नहीं संभाल पाए हम लोग और पड़ोसी को दोष दें तो कैसे चलेगा भाई, बताओ। पहली जिम्मेदारी तो पिता की है कि लड़के को संभाल के रखे। देखिए, पारिवारिक मामले होते रहते हैं, हर जगह होते हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था है। और जो आप बार बार कह रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह जी का, नेताजी का आशीर्वाद अजीब अखिलेश के साथ है। और जो आप बसपा की बात कर रहे हैं, मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी से लोग जा रहे हैं, उनको बांध के रखने की जिम्मेदारी पार्टी की नेतृत्व की है कि नहीं, ये पूछ रहा हूं मालिक। ये स्वार्थी तत्व है। आप बुक्कल नवाब के लीजिए, कितने उन्होंने मुआवजा लिया, क्या स्थिति है, उनको सत्ता पक्ष का संरक्षण चाहिए। आज हमारी जो सरोजा अग्रवाल गई है, मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज बना रहे हैं, उनको सत्ता संरक्षण चाहिए। ये वो लोग हैं जो फंसे हुए लोग हैं। मुलायम सिंह के नाम पर बनाया है। अरे भाई जगदेव जी, आप भी हद करते हो। मुलायम सिंह जी के नाम पे बनाया है। ये सत्ता शुभ करते मालिक, मुलायम सिंह के नाम पर बनाया है। मुलायम सिंह जी को आप देखिए, बीजेपी तोड़क है, बीजेपी तोड़ने वाली पार्टी है। और सपा बसपा की जब सरकार बनी थी, मैंने अब वही कह रहा था, तो 12 सीटें बसपा की ज्यादा नहीं मिलती थी। जगदेव जी, आप इतिहास के साथ न्याय नहीं कर रहे और तथ्यों की जानकारी नहीं। दीपक सिंह, इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं जगदेव जी, तथ्य दूसरे हैं, तथ्य दूसरे हैं। अभी मैं इतिहास में जा नहीं सकता, वरना मैं आपको बताता। आप नेताजी दारा सिंह चौहान को जब लाए थे तो क्या वो तोड़क नहीं थे? तोड़ने काम बीजेपी कर रही है। उस समय भी सपा बसपा सरकार तोड़ने काम जगदेव जी, मैं इतिहास से 50 उदाहरण बता दूंगा, इन बातों में कुछ नहीं है। दीपक सिंह, ठीक है, ओके। दीपक सिंह, मूल प्रश्न जो मैंने जगदेव जी से किया, एक तरफा बयान से कुछ नहीं होगा ना। मेरा घर संभालने की प्राथमिक जिम्मेदारी मेरी ही होगी ना, या पड़ोसी की होगी? ऐसे लोग कमी नहीं है, हर पार्टी में है। कल हमारी आएगी, बीजेपी निश्चित रूप से कहीं भी इकट्ठे नहीं रह सकते। निश्चित रूप से आज का सत्य है, इसको मानना पड़ेगा आपको। निश्चित रूप से अमिताभ जी, जिसका घर टूटना है, कहीं न कहीं जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, क्योंकि इतिहास में भी इसके गवाह हैं। उमा भारती जी मुख्यमंत्री छोड़ गई थी, भाजपा संभाल नहीं पाई थी। कल्याण सिंह जी छोड़ गए थे, और भ्रष्टाचार के सिरमौर समझे जाने वाले येदियुरप्पा जी छोड़ गए थे, भारतीय जनता पार्टी संभाल नहीं पाई थी। काफी चीजें परिस्थितियों पर डिपेंड होती हैं कि समय परिस्थितियां क्या हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी कही, खरीदार कितना ताकतवर है।
आपको अमिताभ जी याद होगा, आप तो बड़े पुराने लोग हैं, जब कोई आदमी फंसता है किसी चीज में तो जाता है थाने में, गिड़गिड़ाता है कि हमसे कुछ मदद ले लो, हमसे कुछ मदद ले लो, हमको बचा लो। लेकिन यहां तो मामला उल्टा भी है। अपराधी और भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, उनको देने के बजाय उनको मिल रहा है। किसी को मंत्रिमंडल मिलने की बात दी जा रही है, और हमको तो सुनने में यहां तक आया है कि जो लोग दलों को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं उनको उनकी मुंहमांगी मुराद पूरी करने की बात की जा रही है, मुंहमांगी रकम दी जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को इसलिए एक उदाहरण दूं दीपक भाई, आपको एक उदाहरण दूं। शंकर सिंह वाघेला जी संघ के स्वयंसेवक थे, भाजपा के बड़े नेता थे। बिल्कुल सुन लो, तो वो जब कांग्रेस में आए तो कांग्रेस ने उनको केंद्र में मंत्री बनाया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है। राकेश त्रिपाठी, मुश्किल ये है कि हम लोग अतीत के उदाहरण सामने नहीं रखते, अपनी बात करते जा रहे हैं। ये चलेगा। दीपक भाई रुकिए। राकेश त्रिपाठी, सुनिए। राकेश त्रिपाठी, मैं एक रूपक देता हूं। कोई लड़की का पिता ये कहे कि पड़ोसी का लड़का सुंदर क्यों था, मेरी लड़की को तो भागना ही था, ये षड्यंत्र है उसका लड़का सुंदर हुआ इसलिए मेरी लड़की मेरी बिना मर्जी की चली गई। ये तर्क चलेगा क्या भाई? नहीं, स्वीकार्य नहीं होगा ये तर्क। ये अपनी अकर्मण्यता, अपनी कमियां न देखना, उसको परहेज करना और आंखें मूंद कर ये कह देना कि आज अंधेरा हो गया, रात हो गई। आंखें मूंदने से रात नहीं हो जाती है। राकेश जी यही बता दें, कल्याण सिंह जी क्यों भागे थे, येदियुरप्पा क्यों भागे थे? इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता है, सबसे पुरानी पार्टी के और जिम्मेदार नेता है, एमएलसी है, सदस्य विधान परिषद है। इन्होंने बहुत जिम्मेदारी से गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया कि हम मुंहमांगे दाम पर खरीद रहे हैं। दीपक जी उद्घाटित करें इस डिबेट में आपके सामने कि क्या दीपक सिंह जी को किसी तरह का कोई ऑफर हुआ है, क्या उनके सामने कोई कीमत लगाई गई है? मुझे लगता है कि चैनल पर डिबेट में बैठ करके किसी भी तरह का कोई आरोप लगा देना उस डिबेट की गंभीरता को कम करता है। आप दीपक सिंह जी जब ये बात कह रहे हैं कि प्रलोभन दिए जा रहे हैं, तो आप बताइए कि कौन सा प्रलोभन दिया गया है। आप स्वयं एमएलसी हैं, क्या आज जिस तरह से लगातार एक के बाद एक एमएलसी अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, क्या दीपक सिंह जी को भी किसी तरह का कोई प्रलोभन दिया गया है? यदि दिया गया है तो दीपक सिंह जी उसको दावे के साथ रखें, तथ्यों के साथ रखें, साक्ष्यों के साथ रखें। विश्वसनीय चैनल है आपका, आपके चैनल पर कह के जा रहा हूं, इन्होंने जो खरीद फरोख्त की है, इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो प्रलोभन दिए हैं, इंतजार करिए, इसका खुलासा जल्द करूंगा। आपने क्या क्या किया है, कितने कितने किसके रेट लगाए हैं, किसको किसको कहां से बचाने की बात की है, तथ्य के साथ आना चाहिए था ना, प्रमाण के साथ आना चाहिए। कहां से योगी जाएंगे, प्रमाण के साथ आना चाहिए। इन बातों का अर्थ नहीं भाई। जल्द प्रमाण दूंगा इसका। आज बोलना नहीं चाहता हूं, आप विषय पर जाएंगे, आज विषय दूसरा हो जाएगा, ये तो प्रमाण है, जल्द दूंगा। देश के सामने लगाया है और भाजपा की काट दूंगा इसका। उनको इस तरह से घबरा किस शर्त पे लिया है? घबरा गए, ये असलियत है, इसको आप तो नहीं देखते। आप उम्मेद जी नेतृत्व के अहंकार को चूर करिए, नेतृत्व का अहंकार दूर करिए, पार्टी संभालिए। देश बचाओ देश बनाओ अभियान अखिलेश जी चला रहे हैं, अपनी पार्टी बचाओ समाजवाद बचाओ अभियान चलाना चाहिए अखिलेश जी को। पार्टी सुरक्षित है, कहीं उम्मेद जी हमारे अखिलेश जी का नेतृत्व कुशल नेतृत्व है। मैंने बसपा के उन लोगों के आरोपों को, ठीक है भाई राकेश भाई रुकिए, उम्मेद सिंह, मैंने बसपा के उन लोगों के आरोपों को कभी तवज्जो नहीं दी जिन्होंने बसपा से निकाले जाने के बाद या छोड़ने के बाद 11 बजे छोड़ा और 12 बजे कह दिया कि मायावती दौलत की बेटी। मैं चंद्रशेखर जैसे लोगों का सम्मान करता हूं। इंदिरा गांधी के कांग्रेस में थे, उतने जितना तो कोई सख्त हेडमास्टर है भी नहीं अभी भारत की राजनीति में। इंदिरा जी की जो कांग्रेस थी तब भी चंद्रशेखर उनकी नीतियों के विरोध में अपनी आवाज उठाते थे, एक लॉजिकल तरीके से पार्टी छोड़ी। करेक्ट जी। लंबे समय तक बताया कि हम आपसे असहमत हैं जी। आज की तारीख में सपा हो बसपा हो, ये जितने लोग हैं ये 2 घंटा पहले तक जय जयकार करते हैं और 2 घंटे बाद इनकी अंतरात्मा जाग जाती है। अब इसमें पड़ोसी का क्या दोष भाई?
उम्मेद सिंह नहीं, इस पर मैं कहना चाहूंगा जी। कि आप कमलाकांत गौतम के बारे में कहे, ये तो डेट बताया कि 11 जनवरी 2012 को मैंने कहा था। आप तो इसके बारे में सोच लें। ठीक है उम्मेद सिंह, मैंने फर्रुखाबाद से 10:30 पर मैं कहा। जी ठीक है, अरे रुको भाई गौतम साहब रुको, प्लीज दोबारा बता देंगे तो। उम्मेद सिंह, मैं ये कह रहा हूं जितने भी लोग छोड़ते हैं वो या तो एक लंबे समय से नेतृत्व के खिलाफ असहमति का कोई स्वर दिखाएं पार्टी में रहते हुए, तब तो उनके छोड़ना जायज है। जी जी, अन्यथा तो वो लोग लालची लोग हैं। जी जी, और गलती नेतृत्व की है, आपने लालची लोगों को दूल्हा बनाया क्यों था? जी उम्मेद सिंह, हाँ ठीक था। अभी लोगों के देखिए स्थितियां आप देखें, अग्निहोत्री साहब सबकी पीछे की, जब लोग आते हैं तो किस हालात में रहते हैं आज जो है, और उसके बाद जब लोगों को सब कुछ मिला, जो लोग छोड़ के गए उनको शायद आप गिना दें, लेकिन इतना समय नहीं होता कि शायद वो जमीन से लेकर के आसमान तक उनको सारी चीज़ें जो पार्टी से चाहिए बहुत अच्छा उनके औकात से ज़्यादा उनको मिला। शायद उनको ये लगा कि अब धरती मेरे ऊपर ही टिकी है। ऐसा कभी नहीं होता किसी संस्था के साथ। अगर एक पार्टी एक आदमी निकल के जाता है, आज लोगों की भीड़ लगी है, आज लोगों में उत्साह है कि लोग जो बरगद की तरह, 11,000 आप सुनिएगा, आप बोलिएगा बाद में। आप उसके बाद देखिए कि आज जो है लोग जो है इतने खुशहाल है, इतने अच्छे लोग जुड़ रहे हैं कि लोगों ने उनके लिए दिक्कत खड़ी कर दिया था आज कई सालों से बैठ करके। अभी तो लोगों के आने की तो भरमार पड़ी हुई है, अभी लोग बहुत तेजी से आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ये सब चीजें, गलत आरोप लगाना गलत बात है। मैं तो दिल्ली प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी था जब मैं कांग्रेस में 2002 में छोड़ के आया था, और आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा। हमको टिकट अपने आप बहन जी ने बुला के दिया और जो है लड़े। आप माने बैठे हुए हैं साहब, आप कोऑर्डिनेटर थे, आप ही ने फाइनल किया था। हम तो कभी नहीं, आज भी नहीं कुछ मांगने जाते। ये देखिए, इसका मतलब नहीं कि अगर हम निकाले जाएं तो हम बता दें कि हमको तो जो है सब कुछ जो है उन्होंने जो छीन लिया। ये सब गलत चीजें हैं। लोगों से हिसाब मांगा जाता है, लोग जो है वसूली करते हैं वो, और उसके बाद जो पार्टी के फंड का जो है जब हिसाब मांगा जाएगा तो दुनिया भर की कमियां निकलने आती है। कोऑर्डिनेटर और मंडल कोऑर्डिनेटर ये न बने तब नाराजगी दिखाते हैं। तो इनके ऊपर विश्वास दिया जाए तो लोग विश्वासघात करते हैं, बाद में फिर उसी के ऊपर आरोप लगा करके निकलते हैं। ये सब चीजें हर जगह चलती हैं, हर पार्टियों में ये दशा है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, एक जो है वन मैन शो है। बहन जी के उस पे इशारे पे पूरी पार्टी चल रही है, और जो लोग जा रहे हैं और 10 गुना लोग आ रहे हैं। भाजपा के नेता हंस रहे हैं। आप देखिए जो हालत इनके यहाँ हुई है, बद से बदतर हुई है भाजपा में। इन लोगों ने तो पार्टी के माँ बाप मानते हैं। यही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कब्जा कर लिया पूरी पार्टी पे, कब्जा करके बैठ गए। कहीं बहुत अच्छा। उमेश सिंह जी, मैं रोकूंगा आपको। अमिताभ जी, मैं आपके पास संपादकीय टिप्पणी के लिए आऊंगा, वक्त हमारे पास कम है। जिस तरीके से बीएसपी के अंदर ये उथल पुथल हो रही है, गयाराम की जो स्थिति बन रही है, इसके बाद कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि दलित वोट बैंक, ये कहा जाता है कि दलित वोटों के लिए बीएसपी का नाम सबसे साथ आता है और दलितों की हितैषी है मायावती। क्या इस सब पर भी आने वाले वक्त में असर पड़ेगा? जो वोट बैंक उनका है, जो कुनबा दरक रहा है, उसके बाद क्या स्थितियां बनेंगी? साथ ही साथ संपादकीय टिप्पणी आपकी। अनुपम, कुछ चीजें तो साफ हैं। मायावती के पास सीटें नहीं हैं, लेकिन उनके पास 20-22% वोट अभी इंटैक्ट है उत्तर प्रदेश में, इतनी बुरी स्थिति में भी, इस टफ वेदर में भी। यह बात तो माननी पड़ेगी। अब ये वोट जो उनके पास 20-22% उनकी किटी में वोट है उत्तर प्रदेश में, वो अगले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में इम्तिहान होगा। तब क्या परिदृश्य बनेगा, गठबंधन बनेगा, नहीं बनेगा, बिहार जैसी स्थिति हो जाएगी, अभी उस पर कुछ प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं। लेकिन ये जो छोड़ा छाड़ी है ना, इसमें 2-3 चीजें मुझे बड़ी स्पष्ट लगती हैं, जो उतनी नैतिकता तो पार्टियों को दिखानी चाहिए। आज किसी आदमी ने पार्टी छोड़ी तो नेतृत्व उसको बता देता है कि हम तो बचपन से जानते थे ये आदमी है ही इस लायक। अरे दादा, जब आप जानते थे तो आप इसको रखे क्यों थे? एक सवाल नेतृत्व से, चाहे अखिलेश जी का नेतृत्व हो, चाहे मायावती जी का। और दूसरा सवाल छोड़ के जाने वालों से, 12 घंटे पहले आपका जमीर यह कहता है कि अखिलेश भैया के नेतृत्व में प्रचंड आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, और 12 घंटे बाद आप कहते हो कि मुलायम सिंह जी पार्टी में नहीं है, इसलिए अब मेरा मन नहीं है पार्टी में, मैं छोड़ रही हूं। कुछ तो नैतिकता रखो, आंखों की शर्म कुछ थोड़ी बहुत सही। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जिसको मैं मानता हूं,
ये सब अपने लालच कभी में भी गए हैं, इस तर्क दबाव में गए हैं। को मैं कभी भी इस तर्क को सत्ता का स्वीकार नहीं सहयोग किया चाहिए। कि सामने वाले आदमी ने सत्ता का दुरुपयोग कर लिया। ये सब बातों का कोई अर्थ नहीं होता। आप अपना इम्तिहान में अच्छे से लिख नहीं पाए, कापी नंबर आया 0, पड़ोसी वाले बच्चे को दोष दे रहे हो, इसका कोई मतलब हुआ? इन बातों को कोई अर्थ नहीं होता। जो लोग राजनीतिक दल चलाते हैं उनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि अपना घर सहेज कर रखे, और जो अपना घर सहेज के नहीं रख सकते वो राजनीतिक नेतृत्व कैसे देंगे? ये बड़ा प्रश्न है। समय समय पर आपको अपनी समीक्षा करनी होगी। दूसरे पर आक्षेप लगाना सरल है, इन तर्कों का कोई अर्थ नहीं। इसीलिए तर्क कभी जनता ने स्वीकार भी नहीं किए, कभी नहीं स्वीकार किए कि दूसरी पार्टी ने हमारी पार्टी को तोड़ दिया। और मैं तो इस बात को भी नहीं मानता कि चुनाव में कोई जीते तो भारत में एक सामान्य ट्रेंड है, एक बहुत वेग सी टिप्पणी भी हारने वाला करता है, जीतने वाले ने बरगला लिया लोगों को। अरे भाई, जब आप जीते थे तो आपने नहीं बरगलाया था। अगर बरगलाने से जीत मिलती होती तो अब तक जितने जीते सबको मानो यही। ये तर्क ठीक नहीं होते। ये तर्क दरअसल आपकी एहसास कमतरी को बताते हैं। आपका सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बोलता है, सुरक्षा की भावना। इनसे दूर होइए। अगर पार्टी चलानी है तो सुरक्षा की भावना से दूर होइए। यह कह देना कि जो कुछ मेरी पार्टी में गलत हो रहा है उसके लिए सत्तारूढ़ दल जिम्मेदार है, यह आपकी कमजोरी को जताता है। मेरे घर में कोई सेंधमारी कर जाए, यह मेरी कमजोरी का मुजाहिरा नहीं है क्या? छोड़िए, सेंधमारी करने वाला कौन है छोड़ दीजिए, कितना बलशाली है छोड़िए, लेकिन मेरे घर में कोई सेंधमारी कर जाए तो यह सबसे पहले तो मेरे लिए शर्म की बात है, नहीं है क्या? और अगर मुझे यह अपने लिए शर्म की बात नहीं लगती तब तो बहस ही खत्म। फिर तो होने दीजिए जो हो रहा है और उसका स्वागत करिए, लड्डू बांटिए। और बसपा के संदर्भ में चूंकि बहस थी इसलिए इतनी बात कहूंगा, मायावती जी, अगर आप इस खुशफहमी में हैं कि हमसे जो अलग गया वो पनपा नहीं तो वो अब अतीत है, तब आपकी पार्टी उठान पर थी, लगातार सफलता अर्जित कर रही थी। आज जब लोग जा रहे हैं तो आपकी पार्टी अपनी अब तक की उम्र के सबसे घनीभूत चुनौती के दौर से गुजर रही है। इससे बड़ी चुनौती आपने कभी फेस नहीं की। आप 4 बार इस सूबे के मुख्यमंत्री रही अलग अलग परिस्थितियों में, और 2007 का तो चमत्कार अद्भुत किया आपने, लेकिन उसके बाद के जितने चुनाव हुए हैं उन सब में लगातार आपकी पार्टी का ग्राफ नीचे आया है। तो वही बात जो मैं शुरुआत में कह रहा था, बुढ़ापे में छोटी बीमारी भी शरीर को तोड़ देती है। सफलता के दौर में कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप सफलता के दौर में नहीं हैं उस वक्त एक भी आदमी के आने से फर्क पड़ता है और एक भी आदमी के जाने से फर्क पड़ता है। आज राकेश त्रिपाठी की पार्टी ये कह सकती है कि 4-6 चले जाओ 4-6 आ जाओ, कोई फर्क नहीं, लेकिन ये लिबर्टी आज कांग्रेस को हासिल नहीं हो सकती ना। ये इंदिरा जी के दौर में कांग्रेस को हासिल थी, जवाहरलाल जी के दौर में। ये इसलिए आज ये लिबर्टी बसपा को हासिल नहीं हो सकती। कहने को उम्मीद सिंह बोल सकते हैं कि किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पिछले 3 चुनाव बताते हैं, विधानसभा के 2 और 1 लोकसभा का, कि आपकी पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। उसकी वजह को पहचानिए। उसकी वजह को नहीं पहचानेंगे तो आगे की राजनीति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। उम्मीद सिंह जी, धन्यवाद। अमिताभ जी, आपका साथ ही साथ तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीएसपी में जिस तरीके से कुरबा लगातार दरक रहा है, जिस तरीके से विकेट गिर रहे हैं, ऐसे में बीएसपी के सामने अब चुनौतियां काफी हैं। अब देखना ये होगा कि मायावती किस तरह की रणनीति पर काम करती हैं। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।